नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे देश में राजनीति का मतलब बस इतना रह गया है कि एनडीए की सरकार गिरने वाली है, यूपीए की सरकार बनने वाली है, गरजे सदन के अंदर फला हुआ ढिमका हुआ। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि देश के अंदर जो राजनीति होती है उसके ऊपर इंटरनेशनल असर भी पड़ता है, और इंटरनेशनल दुनिया में जो राजनीति होती है उसका असर हमारे देश की राजनीति पर भी पड़ता है। बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत ये समझना कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल राजनीति में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। उन सब का असर हमारे ऊपर पड़ता है। जब बार बार मोदी जी ये स्थापित कराने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है, तो उसकी अपनी वजह होती है, उसका अपना कारण होता है। तो दुनिया को अगर जानेंगे नहीं, दुनिया को अगर समझेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि डंका किसका कहाँ बज रहा है और कौन से डंके की आवाज किस कान को सुंदर लगती है, किस कान को चुभती है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक रिवाज है, और प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई जो बाइडेन के बीच, जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में। हम दोनों से परिचित हैं, ट्रंप इंडिया आ चुके हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लग चुका है, ट्रंप के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। जो बाइडेन को बहुत देवता बना के पेश किया गया था पिछली बार ट्रंप के खिलाफ, उनकी जो इमेज बनाई गई थी वो ऐसी बनाई गई थी जैसे बड़े शानदार व्यक्ति हैं, फला ढिमका। हालांकि 5 सालों में पिछले भी उनके जितने वीडियोज आ चुके हैं अलग अलग इश्यूज पर, जब वो यंग हुआ करते थे, वो उनको देखते हुए भी लगता है कि कैसे इमेज बिल्डिंग की पूरी एक्सरसाइज दुनिया की मीडिया करती है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। और इस बार जब वो डिबेट में आए तो हमें यह एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के पास सिर्फ यही 2 लोग हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सैनिटी पर भरोसा नहीं है कि उसका दिमाग अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके दिमाग में कितनी गंद भरी हुई है वो कई कई बार सारी दुनिया देख चुकी है। तो अमेरिका में यह इलेक्शन होना है, इसके अलावा फ्रांस में, उसके बाद इंग्लैंड में भी इलेक्शन होगा। ऐसा लग रहा है जैसे दक्षिणपंथी ताकतें हर जगह मजबूत होती जा रही हैं, और इन सब के बीच ईरान में इलेक्शन सेकंड फेज में पहुंच चुका है। प्रकाश भाई हैं, मैं शुरुआत में उनसे सवाल नहीं करता हूं, मैं शुरू में हमेशा एक इंडिपेंडेंट टिप्पणी चाहता हूं हर अपने गेस्ट की, ताकि विषय खुल जाए। इन सारे इलेक्शंस को, इनके हिंदुस्तान से रिश्तों को और बाकी सारे चीजों को लेते हुए मैं चाहूंगा प्रकाश भाई आप ओपनिंग टिप्पणी करें। बीच में एक वीडियो आया था, पता नहीं आपने तो जरूर देखा होगा, आपसे छूटता नहीं है। ऋषि सुनक कैसे ऋषि सुनक बने, कैसे वो स्टूडेंट थे, कैसे अमेरिका गए, कैसे पैसा आया, क्या किया, कैसे खटाक से प्रधानमंत्री बन गए, उस पर एक वीडियो आया था। और साथ में ये आया था कि अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर वो जिस तरह से वहां खेलते हैं वो भी बहुत मजेदार है। मैं चाहता हूं आपकी एक ओपनिंग टिप्पणी इस पर आ जाए कि दुनिया की राजनीति किस तरफ जा रही है, फिर आगे बात किया जाए। देखिए, जिन जिन देशों में चुनाव हो रहे हैं और आपने अभी जिक्र किया, उनके रिजल्ट्स को का सीधा रिश्ता हमारे देश से बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका को लें और ईरान को लें, तो आपने देखा कि जो कई साल पहले चाबहार परियोजना शुरू हुई थी और बहुत शानदार परियोजना थी, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ईरान के लिए भी और समूचे सेंट्रल एशिया के लिए, पश्चिम एशिया के लिए। लेकिन जब ट्रंप आए तो उन्होंने ईरान पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई, परमाणु समझौते को उन्होंने तोड़ा, और उसकी वजह से हमारी बहुत सारी कंपनियां डर गई। हालांकि चाबहार उस पाबंदी के दायरे में नहीं था, लेकिन हमारी कंपनियां डर गई कि भाई हमको और भी दुनिया में कई जगहों पे काम करना है, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो आपने देखा कि ट्रंप के दौरान चाबहार पे काम अटक गया और अभी शुरू हुआ है, फिर से एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो एक तो उसका रिलेशन बनता है। दूसरी तरफ फ्रांस में चुनाव हो रहे हैं, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, और फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, मेंबर है। और ब्रिटेन के साथ हम लोग लंबे समय से, कई साल से, ये सरकार भी और पिछली सरकार के समय में भी कुछ बातचीत शुरू हुई थी ट्रेड एग्रीमेंट करने का, लेकिन हमारा वो ट्रेड एग्रीमेंट ना ब्रिटेन से अभी तक फाइनलाइज हो पाया है और न ही यूरोपियन यूनियन से। तो अब वहां पे जो दूसरी सरकारें आएंगी, जो नई सरकार बनेगी, उसका क्या रुख होता है और जहां मसले अटके हुए हैं उन पे किस तरीके से आगे बात बढ़ती है। तो ये चारों देशों के चुनाव के जो नतीजे होंगे वो हमारे लिए बहुत अहम होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज जो आपने ऋषि सुनक के बारे में कही, मोटा मोटी वही एक तरीके से थोड़ा अलग मैक्रां की भी जर्नी रही। वो भी प्राइवेट सेक्टर से आए और उनको
प्रेसिडेंट ने अपना सलाहकार बनाया और फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा। और तब तक क्या हुआ था कि फ्रांस की राजनीति में सार्कोजी, होलांद, ये जो दो राष्ट्रपति हुए थे, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के मामले आए। फिर लीबिया वाला मसला आ गया था कि लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने कुछ पैसे दिए थे, उस पैसे को बचाने के लिए, दबाने के लिए जो है वो भी एक एलिमेंट रहा गद्दाफी को बम्प ऑफ कराने में, क्योंकि जो मारने वाला था वो फ्रेंच खुफिया एजेंसी का एजेंट था। तो फ्रांस की जनता चटी हुई थी और उसको एक नया फेस चाहिए था, और नियो लिबरल पॉलिटिक्स को भी एक नया फेस चाहिए था जिसके पीछे कोई बैगेज ना हो, और उसका फायदा उठाया मैक्रोन ने। और मैक्रोन चूंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, और उन्होंने एक अपना प्लान रखा और वो राष्ट्रपति बने। दूसरी तरफ ऋषि सुनक की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में जो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी जो सत्तारूढ़ है, उसके 4-5-6 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। कोई भी प्रधानमंत्री आ रहा है वहां टिक नहीं पा रहा है उस पार्टी में। कैमरन हटे, फिर थेरेसा मे आई, फिर बोरिस जॉनसन आए, फिर लिज ट्रस आई, और फिर इनको लाया गया। तो कुल मिला के वहां भी जो ऋषि सुनक की बड़ी हार की बात कही जा रही है, उसके पीछे वही कारण है कि भाई आपको जब लेबर पार्टी को हरा के आपको एक बड़ा अच्छा मैंडेट जनता ने दिया और आप एक सरकार भी नहीं चला पा रहे हो, और बीच में ब्रेक्जिट जैसा मसला भी आया, इतना बड़ा मसला हुआ, यूरोपियन यूनियन से उनका नाता टूटा, ब्रिटेन का, तो वहां भी जनता परेशान है। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे कि हमारे देश के पॉलिटिकल एनालिस्टों को और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स को ये देना चाहिए कि कई बार चीजें सिर्फ इस तरीके से नहीं होती हैं कि एक राइट विंग पॉलिटिक्स है, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, सेंटर की पॉलिटिक्स है, बल्कि कई बार पब्लिक जो है वो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालती है, अपनी नाराजगी को निकालती है, और उस समय मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं उसमें वो किस तरीके से उसको अपने पक्ष में भुना पाते हैं। तो और आप ये भी, मैं एक लाइन जोड़ के अपनी बात खत्म करूं कि ट्रंप का जो राइट विंग रुझान है, या ऋषि सुनक का जो है, या मैक्रोन के खिलाफ जो नेशनल रैली पार्टी है, या इटली में जो दक्षिण पंथियों की जो अभी सरकार चल रही है, वो भी इलेक्शन जीत के आए हैं, वो भी पहली बार इस तरीके का कोएलिशन दूसरे महायुद्ध के बाद बना है उस देश में। और अभी जर्मनी में यूरोपियन यूनियन के जो चुनाव हुए, आपने देखा कि बहुत भारी जीत जो है वहां भी फार राइट को मिली है। तो या फिर अपने देश में अगर हम बीजेपी को जोड़ लें तो एक बेसिक लाइन तो बनती है अंडरस्टैंडिंग की कि भाई जिसके आधार पे हम इनको राइट विंग या फार राइट कहते हैं, लेकिन इन सब में अपने अपने देशों के हिसाब से और जो वहां पर स्थितियां हैं उनके हिसाब से इनके एजेंडे में, इनके आर्टिकुलेशन में बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जांपल, ट्रंप को इस बार ब्लैक कम्युनिटी से और मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है, और सर्वेक्षण ऑलरेडी बता रहे हैं, जबकि उनके अटरेंसेस पिछले चुनाव में, पिछले कैंपेन में हमने देखा कि किस तरीके से वो ब्लैक कम्युनिटी को, हिस्पैनिक कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को, उनका तो पहला उनके जो शुरुआती फैसले हुए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, तो उसमें एक ये था कि भाई फलाना फलाना 7-8 मुस्लिम कंट्रीज से कोई भी नहीं आएगा, लीगली भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं उन देशों में और दुनिया के और हिस्सों में, मसलन की फ्रांस, एक घटना पे ही ले लूं, फिर दूसरे देशों पे चलते हैं। जैसे इजराइल का मामला है, अब ऐसा लग रहा था कि दोनों जो हैं, बाइडेन और ट्रंप, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ज्यादा इजराइल समर्थक हैं। दोनों का लग रहा था बहुत साफ साफ, मतलब ट्रंप ने कह दिया कि बैड फलस्तीनी हो, इस तरह का कुछ कहा, और वो तो कह ही रहे थे सारा कुछ। तो अब इसके बाद अब इसको देख लीजिए और इसके साथ देख लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ब्लैक्स और मुस्लिम जो हैं वो ट्रंप को समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप एक तरफ इजराइल के जबरदस्त समर्थक नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाला फैक्ट, कैसे इसको देख रहे हैं? बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल पॉलिसी की वजह से लिबरल लोग, ब्लैक लोग, मुस्लिम लोग उनसे दूर हुए हैं, लेकिन दूर होकर वो जा रहे हैं ट्रंप के पास। ट्रंप की भी लगभग वही पॉलिसी जो, और ज्यादा वो कह रहे हैं कि हम प्रेस करेंगे। क्यों, कैसे होता है ये? इसी में मैं ये भी जोड़ लूं कि जो हम
कल रात को जो हम नतीजे देख रहे हैं फ्रांस के, उसमें जो अफ्रीकन सिटीजन, मतलब फ्रांस के वे सिटीजन जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, अल्जीरिया से, नाइजीरिया, नाइजर, क्योंकि फ्रांस में बहुत देशों में इनकी कॉलोनी रही लंबे समय तक फ्रांसीसियों की, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां के नागरिक हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो इलीगल और ये, या जैसे टकर कार्सन ने अभी बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि अमेरिका में ब्लैक्स जो हैं वो 400 साल से रह रहे हैं, वो कोई आज की चीज नहीं है। तो अभी क्या हुआ है कि जो ब्लैक्स हैं, और उसमें अच्छी खासी संख्या मुस्लिम ब्लैक्स की भी है फ्रांस के अंदर, मैं कह रहा हूं, जिन्होंने मरीन लापेन की पार्टी को सपोर्ट किया है, जबकि वो एंटी माइग्रेशन है उनका पूरा स्टैंड। उसी तरीके से ब्रिटेन में ट्रेडिशनली मुस्लिम्स, इवन हिंदू जो है वो लेबर पार्टी को सपोर्ट, आप कहीं भी देखेंगे तो जो माइग्रेंट कम्युनिटीज होती हैं वो थोड़े लिबरल, थोड़ा लेफ्ट टू द सेंटर ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करती है। अमेरिका में भी डेमोक्रेट पार्टी को ज्यादा सपोर्ट जो है मुस्लिम्स और इवन हिंदूज भी करते थे, चाइनीज करते थे, थाईलैंड, फिलीपींस के लोग। लेकिन अब लोगों को ये लगा कि जिसको हम लिबरल कह रहे हैं, जिसको हम सेंटर पॉलिटिक्स कह रहे हैं, वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, फ्रांस में हमने देखा कि भयानक दंगे हुए, कई दिनों तक वो दंगे चलते रहे और फ्रांस की सेना और पुलिस उसके सामने हक्का बक्का हो गई। फिर हमने देखा कि जो किसान होता है कहीं भी, किसी भी देश में जो किसान कम्युनिटी होती है वो सबसे ज्यादा नेटिव होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा वहां की मूल नागरिक है, मूल नागरिक है, ठीक, मूल नागरिक। हमने देखा कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, मतलब सारे ये पोलैंड, स्वीडन, सब जगह हमने देखा, डेनमार्क, कि किसान जो है उन पार्टियों के खिलाफ खड़े हुए जो कि दुनिया भर में इस बात के लिए सराही जा रही थी कि वो पर्यावरण के लिए कर रही है, वो मानवाधिकार के लिए कर रही है, वो फलाना कर रही है, ठिकाना कर रही है। तो असल में हुआ ये है कि हमारी पार्टी, मान लीजिए कि XYZ है, उसका एक हिस्सा है। जैसे अगर डेमोक्रेट पार्टी अमेरिका में यह दावा करती है कि हम कैनेडी की पार्टी हैं, या रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि हम अब्राहम लिंकन की पार्टी हैं, या डेमोक्रेट कहें कि हम रूजवेल्ट की पार्टी हैं, या फ्रांस के राष्ट्रपति कहें कि हम भाई डिगॉल और ऐसे लोगों के वारिस हैं, या ब्रिटेन में कहें, कोई कहे कि मैं चर्चिल की पार्टी का हूं, कोई कहे कि मैं क्लेमेंट एटली की पार्टी का हूं। तो भाई उन लोगों की तरह कुछ तो आपको करके भी दिखाना होगा ना, आप केवल नाम तो नहीं बेच सकते। भाई कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस बात से थोड़ी ये अपने आप को जस्टिफाई कर लेगी कि पंडित नेहरू हमारी पार्टी से थे या सरदार पटेल हमारी पार्टी से थे। आपको बताना पड़ेगा मुझे कि भाई आज के डेट में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो खत्म हो जाती है, मेमोरीज भी एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं। आजादी की लड़ाई खत्म हुई, मेमोरीज खत्म हो गई अगले 20 सालों के बाद, नई पीढ़ी सामने आ जाती है। तो फ्रांस में अक्रॉस द यूरोप एक तरफ जो दूसरे देशों से लोग गए वे परेशान, जो लोग वहां पे नेटिव हैं वो परेशान, और इसका फायदा कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से उठा रही हैं वो पार्टियां जिनको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, पॉपुलिस्ट कह लें, फार राइट कह लें, राइट विंग कह लें, या नियो फासिज्म भी कहा जा रहा है, नियो नाजिज्म भी कहा जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन की अपनी बात है, लेकिन ये पार्टियां उनको भुना पा रही हैं अपने अटरेंसेस से। वो कितना कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, वो हम इटली में देख रहे हैं, जहां पे कि जिन चीजों के वायदे पे मेलोनी की सरकार आई और एक उन्होंने गठबंधन तैयार किया, उसमें 2-3 बातें थी। एक बात ये थी कि हम रसिया से अच्छा रिलेशन बनाएंगे, लेकिन उससे वो कहीं पीछे हटती नजर आ रही है। वो उन्होंने कहा था कि हम चीन से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, और चीन के बेल्ट रोड परियोजना का इटली एक सदस्य भी है, तो उन्होंने अभी कहा है कि हम प्रोजेक्ट्स रोकेंगे, नहीं फायदा हो रहा है हमको ये वो। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन से जो उनकी लड़ाइयां थी, खासकर इटली को सबसे बड़ी नाराजगी हुई थी जब कोविड चल रहा था, यूरोपियन यूनियन उसको सपोर्ट करने नहीं आया, तो चीन से सामान जा रहा था और देशों से जा रहा था, पड़ोसी देशों से जा रहा था। उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने माफी भी मांगी है बाकायदा इटली से कि ये हमसे गलत हुआ है। तो उन चीजों को भुना के वो आई जरूर,
लेकिन वो कुछ करती हुई नहीं दिख रही हैं। और सर्वेक्षण ऑलरेडी बताने लगे हैं कि या तो वो गठबंधन टूटेगा कुछ समय में, कोई नई सरकार आएगी, या जब चुनाव होंगे तो वो सरकार हारेगी। और अभी जो यूरोपियन यूनियन के जो चुनाव हुए हैं उसमें मेलोनी और उनके गठबंधन के दलों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। वहां पे ज्यादातर लेफ्ट, ग्रीन पार्टी, ये सब जो पार्टियां हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और हो रहा है कि एक तरफ हम ये फार राइट का हम ग्रोथ देख रहे हैं। मैं वही देख रहा था, मैं वही आपसे पूछने वाला था सवाल कि फ्रांस का मैं कल देख रहा था, आज सुबह देख रहा था कि मैक्रोन तो तीसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे राइट है, लेकिन लेफ्ट सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। तो क्या राइट के साथ साथ, हाँ, राइट के साथ साथ लेफ्ट का भी उभार हो रहा है? और यूरोपियन यूनियन में भी क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन के जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए जून में, 4 जून को, उसमें भी आप देखेंगे तो जो राइट विंग को सीटें मिली हैं, वो सीटें उन्होंने सेंट्रिस्ट पार्टियों से, लिबरल पार्टियों से छीना है। लेकिन लेफ्ट और ग्रीन, इन लोगों का जो वोट है, इन लोगों की जो सीटें हैं, ग्रीन को कहीं कहीं झटका लगा है, लेफ्ट की सीटें इनफैक्ट 2 या 3 सीटें बढ़ गई हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन अंडरलाइन करना चाहूंगा। अभी जॉर्ज गैलेवी, जो कि फिलिस्तीन के बड़े सपोर्टर हैं, इराक वार का उन्होंने बहुत विरोध किया है। बांग्लादेश जब बना था तो 80 के दशक के शुरू में वो बांग्लादेश के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया था। वो नेल्सन मंडेला के आंदोलन में भी हिस्सा रह चुके थे, अंडरग्राउंड मूवमेंट के हिस्सा थे। बहुत फायर ब्रांड आदमी है जॉर्ज गैलेवी, और उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, गीतांजलि गैलेवी। वो अभी कुछ दिन पहले एक उपचुनाव हुआ, वो वहां पे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी बर्बाद हो गई और वो आदमी जीता। उस पर तो ऋषि सुनक ने यहां तक कह दिया कि इस्लामिस्ट वोट हुआ है, मतलब पब्लिक को उन्होंने गलियाने का शुरू कर दिया। ट्विटर पर जबरदस्त सेलिब्रेट हुए थे गैलवे, मुझे याद है जब वो जी। और अभी आप देखेंगे कि ब्रिटेन में हालांकि लेबर पार्टी बहुत बड़ी जीत उसको मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि टोरी पार्टी बहुत बुरे हालत में। लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि नाइजल फराज, अगेन फार राइट पॉलिटिकल फिगर हैं, वो संन्यास ले चुके थे। वो अपना समुद्र के किनारे गांव में अपने घर में बस के टेबल पे बैठ के अपना घूमना फिरना, कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से। उन्होंने ब्रेक्जिट के बाद संन्यास ले लिया था। उन्होंने वो रिफॉर्म्स पार्टी बना के फिर मैदान में है। आप देखेंगे कि वो कुछ सीटें निकालेंगे। वर्कर्स पार्टी जो इन्होंने बनाई है जॉर्ज गैलेवी ने, ये कुछ सीटें निकालेंगे। जेरेमी कॉर्बिन और कुछ और लोग जो लेबर पार्टी से निकाल दिए गए हैं, वो लड़ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव, या जिनको कुछ लोगों को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो चुनाव जीत कर आएंगे। और लेबर पार्टी ऐतिहासिक जीत के बावजूद उतना वोट नहीं ले पाएगी जितना वोट बुरी तरीके से हारकर जेरेमी कॉर्बिन ने 2017 में लाया था। मैं ये प्रेडिक्शन एक आज आपके सामने कर रहा हूं। उसका कारण वही है कि लेबर पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट है, ब्लैक्स में, माइग्रेंट्स में, मुस्लिम्स में, वह देख रहा है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो वो भी तुम्हारी नीतियों के हिसाब से ठीक नहीं है, और तुम्हारा जो अंदर में जो प्लान है, वो जब आप बोल रहे हैं कि भाई मैं टैक्स कट करूंगा, तो टैक्स कट करूंगा, तो आप ये नहीं बता पा रहे हो। टोरी पार्टी जब पूछ रही है, ये अमेरिका में भी ये डिबेट हुआ, उस डिबेट में आपने सुना कि बाइडेन ने कहा कि टॉप 1% को टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई, तो तुम 4 साल से सत्ता में थे, उसके पहले आप बराक ओबामा के टाइम में 8 साल उपराष्ट्रपति थे, तो आपने क्या कर लिया था? तो ये लोग दोनों पार्टियां, दोनों तरफ की जो मेन पार्टियां हैं यूरोपीय पॉलिटिक्स में या ब्रिटिश पॉलिटिक्स में या अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई हैं बहुत सारी चीजों पे। आज देखिए कि फर्क नहीं है। आप दूर नहीं जाना है, हम लोग 2-3 मुद्दों पर इसीलिए आपको उसी सवाल पे ले जा रहा हूं जो सवाल छूट गया आपने, उसका आप थोड़ा सा आगे निकल गए कि इजराइल वाला फलस्तीन वाली जो लड़ाई है वो बेहद इंपॉर्टेंट बनी है, हम सब लोग जानते हैं। इधर बेहद इंपॉर्टेंट बन के आई है, कम से कम यूएस में तो आई है, बाकी यूरोप में भी आई है। दोनों लोग इजराइल के ज्यादा सपोर्टर हैं ये कह रहे हैं, उसके बावजूद मुस्लिम्स और ब्लैक्स का वोट जो है वो ट्रंप को क्यों जा रहा है, ये मेरा सवाल था।
देखिए, हमको अमेरिका में जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डीपली देखना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों हो रहा है ये। अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो शहर हैं, जो जिनके यहां होमलेस लोग सड़कों पे मजबूरी में सोते हैं, वे उनको कहीं भी उठाकर फेंक सकते हैं, भले वो उनके कोई वैकल्पिक जगह हो चाहे नहीं हो। मतलब आप सड़क से एक मजबूर व्यक्ति को उठा के कहीं भी फेंक दो। ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2 दिन पहले का। तो आप ये देखिए कि जब हम ये बोलते हैं ना कि ये लोग जो पिछले 4-5 सालों से किताबें लिख रहे हैं, बेस्ट सेलर हो रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसी मरती है, तानाशाही कैसे आती है, वो लोग मैं वो सारी किताबें मेरे पास है, मैं पढ़ता हूं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग बहुत बुनियादी, बहुत सिंपल चीज मिस कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मैं भारत में जो सेंटर पार्टियां हैं, लिबरल पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने थोड़ा सा नैरेटिव को वो ठीक किया है, तो उसका रिजल्ट भी उनको मिला है कि भाई पहले हमको भोजन चाहिए, पहले मुझे एक डिग्निफाइड नौकरी चाहिए, मुझे अस्पताल में जाऊं तो इंजेक्शन टैबलेट मुझे मिले। तो ये जो बुनियादी चीजें थी, ये किसी भी सोसाइटी की उतनी ही वैसी ही जरूरतें हैं जो हमारी जरूरतें हैं। अमेरिका में पिछले दिनों आप ऐसे देखें, लोग कहते हैं कि मैं अमेरिका की प्रशंसा नहीं करता, मैं आज आपके शो पे कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कैदी अमेरिका में है। दुनिया में सबसे अधिक बंदूकों से हत्याएं होती हैं। दुनिया में सबसे अधिक नशे से लोग मरते हैं, जहां पे उस देश का नाम अमेरिका है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आबादी के हिसाब से और एज ग्रुप के हिसाब से सबसे ज्यादा होमलेसनेस अमेरिका में है। घर नहीं, अमेरिका में पॉपुलेशन के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से अनुपात में हम देखें तो बच्चों, औरतों, बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा अपराध जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते हैं। आप ये देखिए कि जब इतनी सारी अच्छाइयों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके पॉलिटिकल क्लास के पास कुछ भी नहीं है, मतलब सॉल्यूशन के रूप में, एक तो ये, और लोग ये चीजें देख रहे हैं कि तुम जो पैसा देश में लगाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए, आपके मित्र होंगे अमेरिका में, आप ट्विटर पे पूछ सकते हैं लोगों से, आप सर्च कर सकते हैं कि एक समय स्टील बनाने में अमेरिका सबसे टॉप कंट्रीज में से था, आज वो सबसे फिसड्डी कंट्रीज में से है। तो जब आप स्टील नहीं बनाएंगे तो आपके यहां सड़कें नहीं बनेंगी, रेलवे नहीं बनेगा, आपका शिपिंग का इंडस्ट्री जो है बर्बाद होगा, और बाकी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा हो जाएगा, आपका घर मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना। तो ये जो चीजें आई हैं, और इनकम गैप भी बढ़ा। फिर जो चीज यूरोप की राजनीति से भी जुड़ती है, यूरोप क्या हुआ कि बहुत सालों साल तक रसिया से आने वाली सस्ती एनर्जी, तेल और गैस, और चीन से आने वाला सस्ता सामान, ये लोग खूब इंजॉय किए। अमेरिका में भी यही हुआ कि अमेरिका का जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस था, वो या तो मैक्सिको शिफ्ट हुआ, या चाइना शिफ्ट हुआ, या वियतनाम शिफ्ट हुआ, अब कुछ हमारे यहां भी आ रहा है थोड़ा मोड़ा। तो वहां पे स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई, और लोग ये देख रहे हैं कि भाई तुम यहां पैसा नहीं देने के बजाय तुम पैसा इजराइल में लगा रहे हो, तुम पैसा जो है यूक्रेन में लगा रहे हो। वो चीजें अपनी जगह सेकेंडरी बात है कि हाँ भाई इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है या नहीं, यूक्रेन पर हमला जो है वो गलत है या सही, ये सब डिबेट होती रहेगी बात। लेकिन आप हमारा पैसा उठा के वहां दे रहे हो। लोग यूरोप में भी यही चीजें लोगों ने अभी देखा है कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये यूक्रेन को नाटो में ले आके और ये सारी चीजें करके आप क्या कर रहे हो। उसके बाद अब इजराइल फिलिस्तीन पे हम वापस लौटते हैं कि एक समय था जब आप कैंपेन करके हिटलर और होलोकॉस्ट को आधार बना के, या जो आपके देशों में
जो कम्युनिटी थी उसके कैंपेन के आधार पे आप लोगों को कुछ चीजें बता समझा सकते थे और उनके ओपिनियन को आप प्रभावित कर सकते थे। लेकिन आज के डेट में वो चीज करना बहुत मुश्किल हुआ। इसीलिए हमने देखा कि यूरोप की सड़कों पे और अमेरिका की सड़कों पे इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन अभी हमने देखा, जो ये गाजा में जनसंहार चल रहा है उसके खिलाफ। तो लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई तुम हमारी गाय पे टैक्स लगा रहे हो, तुम मेरे खेत पे टैक्स लगा रहे हो, मेरे ट्रैक्टर पे टैक्स लगा रहे हो, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा बिजनेस जो है नीचे जा रहा है। तो मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि इसके लिए रूस कैसे जिम्मेदार है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। कल तक तो यार रूस से मुझे 10 रुपए में तेल मिल रहा था, आज क्या बात हो गई कि इसी चीज के लिए मुझे 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो इकोनॉमिक और सोशल सवाल जो खड़े हुए हैं, ये चीजें होते होते, अब देखिए एक चुनाव में या 2 साल में 4 साल में चीजें नहीं बदलती हैं, वो उसका एक बैकग्राउंड बना आता है। और इसको एक्सपेडाइट किया जो 2007-8 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई अमेरिका में, उसके बाद लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। और तब तक ये चीजें अभी चल ही रही थी। तो आपने देखा कि अरब के देशों में ये सो कॉल्ड वो चीजें होने लगी, क्रांतियां। फिर उसके बाद थोड़ा सा मामला आया तो जो हांगकांग, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, इन सब देशों में जो है पॉलिटिकल अपहीवल आए। वो चीज थोड़ी अभी सेटल ही हो रही थी, तब तक ये कोरोना आ गया। कोरोना के मामले को आप अभी सेटल ही कर रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध हो गया। तो क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस आता गया और यूरोप और अमेरिका का जो पॉलिटिकल एलीट है वो उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाया। अब आप देखें, ये बात बड़े दिनों से कही जा रही कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स सर्वेक्षणों में, आप जर्मनी में चुनाव अभी हुआ तो हमें पता चल गया कि भाई यूरोपीय संसद के चुनाव में कि वहां पे सत्तारूढ़ दल की क्या स्थिति है। लेकिन साल भर से उस व्यक्ति की जो रेटिंग है वो 20-22 पे अटकी हुई। बाइडेन के डिमेंशिया या उनके सैनिटी को लेकर जो बात हो रही है, ये बात 4 साल से हो रही थी। ये सारा मसला तो 2020 में खुल जाता, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोरोना के लॉकडाउन में इन लोगों ने चुनाव निकलवा दिया वो किसी तरीके से। तो अब यूरोप की जनता, अमेरिका की जनता ये देख पा रही है कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जो पिछले 30 सालों से ये तमाशा हुआ है, ये चीजें वो लोग देखने लगे हैं। और उसी को थोड़ा सा, अब चुनाव होंगे तो कोई ना कोई वोट देगा। किसी ने, आखिरी बात बोल रहा हूं इसमें, कि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब आप डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस में, जब आप इस चीज को नॉर्म बना लेते हैं कि जो सबसे कम बुरा है उसको वोट दो। मैं इस बार वोट देने नहीं गया, मैं बहुत डिलेमा में रहा। मैं 3 बजे तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो बहुत समझदार व्यक्ति हूं सो कॉल्ड, कि भाई अच्छा ये इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ये गड़बड़ी है, तो ऐसा करते हैं कि जो सबसे कम खराब है उसको वोट दे। अभी मुझे समझ में आया, उसका आंसर मिला है कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में जो अभी वहां की डेमोक्रेसी का संकट है वो इसी प्रोसेस की वजह से है कि उन लोगों ने ये किया कि चलो ये थोड़ा कम बुरा, इसको दे दो। और मुझे लगता है कि हम भी जब अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में विचार करें तो इस पॉइंट को दिमाग में रखें कि आप सबसे कम बुरा कौन है, सबसे कम बुरा कौन है, इसी पे आप चुनाव कराते जाएं तो पता चला कि आपका स्टैंडर्ड जो है, आपका बार जो है वो ओवर द इयर्स नीचे चला आता रहेगा और अल्टीमेटली में आप उच्चकों को चुनने के लिए और झेलने के लिए बाध्य रहे। और उसमें होता यह है प्रकाश भाई कि जो अच्छे हैं उनके बारे में कहा जाता है ये राजनीति लायक नहीं है। हाँ, लायक नहीं है। अब जैसे उसी में अब देखिए ये डेमोक्रेसीज और ये इलेक्शंस कितने महंगे होते जा रहे हैं और इसके पीछे कितने पैंतरे हैं। वो कैनेडी जो लड़ रहे हैं थर्ड पार्टी कैंडिडेट, उनको सीएनएन ने डिबेट के लायक नहीं माना कि भाई इतना वोट लेकर आओ फिर वो करेंगे। तो और एक चीज ये है, लेकिन लोगों की बौखलाहट देखिए। फ्रांस में पिछला जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें टर्नओवर था 48%, जो पिछला ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव में 48% था।
इस बार उनका बहुत कम हुआ है, 40% हुआ है। और पिछले इसी साल कुछ महीने पहले जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें 41% वोट पड़ा था। लेकिन और यूरोपीय यूनियन के भी इलेक्शन में कम रहा। लेकिन अभी मैक्रो को सजा देने के लिए मतलब वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा है। लोग फ्रस्ट्रेशन में आके वोट दे रहे हैं कि नहीं यार अब देना पड़ेगा, क्या करें, इसको हटाओ, इसको हटाना है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है लोकतंत्र का। तो आप अगर अपने देश के लोकतंत्र को, अपने देश के चुनाव को लेकर, अपने देश में हो रहे बदलावों को बहुत दुखी हैं, तो इनको पूरी दुनिया से काट के नहीं देख सकते हैं। ये वही हो रहा है जो पूरी दुनिया में हो रहा है, ये वही हो रहा है जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो बाकी जगहों पर हो रहा है। असल में जनता के जो असल सवाल थे 90 के बाद, मुझे लगता है कि उनको धीरे 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 राजनीति से बाहर किया गया। 90 के बाद जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज थी बाकी सारी थी, और ऐसा नहीं कि ये अमेरिका और यूरोप में हुआ, ये अपने हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है। जनता के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियां डाल देना, सरकार को किसी प्राइवेट कॉरपोरेट की तरह ट्रीट करना कि दाम नहीं बढ़ाएगी तो कैसे खर्चा निकलेगा, टैक्स नहीं लगाएगी तो कैसे खर्चा निकलेगा, और जनता को किसी कस्टमर की तरह ट्रीट कर लेना कि जितना इससे लूट सकते हो लूट लो, जितना इसको दबा सकते हो दबा दो। ये सारी दुनिया में अपने तरीके से हो रहा है। एक बात है जो कभी समझेंगे बैठ के प्रकाश भाई से, आज बहुत लंबा हो जाएगा, कि हम जिसको यहाँ पे राइट कहते हैं, दक्षिण पंथ कहते हैं, एग्जैक्टली वही दक्षिण पंथ यूरोप में नहीं है। यूरोप में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो माइग्रेशन का है, कि अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। जब आप वीसा के लिए अप्लाई करते हैं, जितने सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके समझ में आता है कि माइग्रेशन वहां कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। यूरोप का कोई भी देश होगा, चाहे आप शेंगन लेने जाएं, चाहे ब्रिटिश लेने जाएं, सबसे पहले वो ये कंफर्म करते हैं कि आप लौट के तो जाएंगे ना, सवाल सारे ऐसे ही होते हैं। तो अब जो माइग्रेशन के प्रो हैं और जो माइग्रेशन के एंटी हैं, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट डिसाइड होता है। पर्यावरण वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, और भी सारी चीजें हैं। कभी आराम से बैठ के इसी को समझेंगे कि जो नई राजनीति है उसमें लेफ्ट क्या है, क्योंकि ये वो लेफ्ट नहीं है जो 1960s का लेफ्ट था, ये वो राइट नहीं है जो 1940s का राइट था, और ग्रीन तो खैर बिल्कुल नया फिनोमेना है। तो टू पार्टी सिस्टम, इस तरह का राइट लेफ्ट का डिवीजन, इन सारी चीज़ों को कभी बैठ के समझेंगे। लेकिन अभी इतना समझना और जानना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें लोकतंत्र एक सिस्टम के रूप में ही क्वेश्चन मार्क के अंदर आ गया है। हमेशा माना जाता रहा कि जहाँ लोकतंत्र है बहुत अच्छा है, जहाँ तानाशाही है वहाँ बहुत गड़बड़ है। तो तानाशाही को लेकर भले वही समझ हो, लेकिन लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हुई है। और मुझे लगता है प्रकाश भाई, अगले 10 सालों में लोकतंत्र एज सिस्टम पर सीधे सवाल उठाती हुई बहुत सारी किताबें आएंगी। और देखिए, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, किताबों की तारीफ करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन मेरी आपकी आलोचना यह है कि आपकी एक किताब अभी तक आ जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई है। तो जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो ये वक्त ऐसा है जब हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग भी मेहनत करें, प्रकाश भाई भी मेहनत करें। अब अगली बार हम और ऐसे ही किसी इंटरनेशनल इश्यूज पर देखते रहेंगे। और आपसे हमारी एक उम्मीद है, हम जानते हैं कि ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम बहुत कैची हेडलाइंस नहीं लगा सकते, बहुत कैची हम इसमें थंबनेल नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा तुरंत का मज़ा जो होता है, एड्रेनल रश होता है, वो आपको इससे नहीं मिल सकता। लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि इस तरह की गंभीर चीज़ें लोगों तक पहुँचें, इनके व्यूज़ आएँ, ताकि हम लगातार इनको बना सकें। तो अगर आपको लगता है, अगर अंत तक आपने देखा और आपको लगता है कि हम जरूरी मुद्दों पर बात कर रहे थे, तो ये वीडियोस अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ी हिम्मत बंधे कि यहाँ पर सिर्फ वो मरा वो कटा की जगह गंभीर बातें भी की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया।